इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी। उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूं, इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियां ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी, और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहां से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे। हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग।
ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहाँ शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे, आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा। भूत भूत! जय जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है, देख, कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था, मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था, मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का फट्टू है तू, कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई, अब अंदर चल, 100 काम है करने को। हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है। चल। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं
शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज। इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे, साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं अब, खूब देश विदेश की सैर करूंगा। पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है, तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ नहीं जाना, ये नौकरीगिरी अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे। स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो बॉम्बे होटल, आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए। आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3 और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे, भेजो भेजो। अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे।
पैसा भी क्या खेल खेलता है। कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो, अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ, ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है? कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? या घर वालों से पैसे मंगवा कर शहंशाह बना फिर रहा है तू? या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो, और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर, सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? कर दी ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार, मेरी इस प्यारी सी शक्ल को। लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा, अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार, और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे। आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट, लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले, अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने। अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही।
पागल मत बन। दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांधकर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है। उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। 1 नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे, तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला, और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है, और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है। गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नियत से इन्हें हाथ लगाया, मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। एक दिन एक आदमी भागता हुआ शमशान में आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग भाग कर थक चुका था, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था
जिसे उसने एक घर से चुराया था। उसे चोरी करके भागते भागते शमशान में छिपने के लिए आना पड़ा था। वो शमशान में आकर एक दीवार के पीछे छिप गया। अचानक उसे बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की और दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। ये वही लोग थे जिनके घरों से इस चोर ने वो सामान चुराया था। उन लोगों की दौड़ने की आवाज उस दीवार के पास आकर शांत हो गई और चोर डर गया। अचानक वो चोर गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है वो इस शमशान में छिपा होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई पागल ही होगा जो इतनी रात को इस शमशान में छिपने आएगा। तो अब क्या करें? वापस चलें? नहीं, यही शमशान के आसपास कहीं छिपा होगा। तुम दोनों उस तरफ देखो और हम इस तरफ देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहां से चले गए। उनके पैरों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। चोर अब भी डरा हुआ था। ये लोग यहीं पास में ही मुझे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज रात के लिए यहीं इसी शमशान में सो जाता हूँ। सुबह चुपचाप से निकल जाऊंगा, तब तक ये लोग भी अपने घर जा चुके होंगे। चोर शमशान में अंदर चला गया। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पर अब उस माहौल ने उसे और डरा दिया था। उस रात चांद की रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वो चोर अंधेरे में बड़े ही आराम से संभल कर चल रहा था। इतने में उसे एक अच्छी जगह सोने के लिए दिखी। वो खुश होकर उस जगह की तरफ भागने लगा। वो अंधेरे में भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी मोटी चीज पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट आई। गिरने के बाद उसने उस चीज की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वहां एक लाश पड़ी हुई थी और वो चोर उसके ऊपर पैर देकर दूसरी तरफ गिर गया था। वो चोर इसलिए भी बहुत डर गया था क्योंकि वो लाश किसी मांत्रिक की लग रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? लाश के ऊपर पैर रख दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे माफ कर दो। चोर डर के मारे रोने लगा। कुछ देर बाद रोते रोते वहीं सो गया। आधी रात हो गई। सारा माहौल शांत हो गया था। अचानक उस मांत्रिक और उस चोर दोनों के शरीर हिलने लगे। चोर गहरी नींद में था। इतने में उन दोनों के शरीर जमीन में अपने आप अंदर जाने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। दोनों के शरीर अंदर जाने के बाद सारा माहौल फिर से शांत हो गया। कुछ दिन बाद उस शमशान में एक आदमी काम करने आया। वो आई हुई लाशों को ठीक से दफनाने का काम करने लगा। एक रात उसने एक औरत की लाश को दफनाया और अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो वो डर गया, क्योंकि वो औरत की लाश गड्ढे से बाहर आ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लाश को कल रात को ही दफन किया था, फिर ये बाहर कैसे आ गई? कल मैं कहीं जल्दी में इसे दफनाना तो नहीं भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूल सकता। अचानक उसकी नजर उस औरत के कपड़ों पर गई। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह जगह पैरों के निशान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस लाश पर किसी ने पैर रखा हो। पर ऐसा बुरा काम कौन कर सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने बुरे विचारों के लोग हैं यहाँ। उस आदमी ने उन पैरों का दाग साफ कर दिया। उन पैरों का दाग साफ करके फिर से उस औरत की बॉडी को दफना दिया। उस रात को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी लाशें भी उसी शमशान में दफनाने के लिए लाई गई थी। उस आदमी ने एक एक करके दोनों लाशों को दफना दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था किसी ने फिर से वो बुरा काम किया था।
जिन लाशों को उस आदमी ने कल रात दफनाया था वो लाशें आज फिर से अपनी कब्र से बाहर आई हुई थी और उन पर वही पैरों के निशान थे। उस आदमी ने उन दोनों लाशों को फिर से दफन कर दिया। अगले 2 दिनों तक कोई भी लाश नहीं आई। वो आदमी भी रोज सुबह जाता और आराम से बैठा रहता। अच्छा हुआ लाशों का बाहर आना बंद हो गया, वरना मैं तो परेशान हो गया था लाशों को 2-2 बार दफना कर। उसी रात एक आदमी की लाश वहां दफन करने के लिए लाई गई। उस आदमी ने विधिवत उस लाश को दफनाया। लाश को दफन करके वो घर जाने ही वाला था, तभी उसे एक ख्याल आया। पिछले 2 दिनों में कोई भी लाश बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद कोई भी नई लाश नहीं आई थी। आज एक लाश आई है, हो ना हो आज वो बदमाश जो कोई भी है वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बार निकली हुई लाश को दोबारा नहीं निकालता। मुझे आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं छिप कर देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही वो आएगा उसे झट से पकड़ लूंगा। वो आदमी वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और आसपास नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई पर वहां कोई नहीं आया। उस आदमी को भी नींद आने लगी। मुझे लगता है वो बदमाश आज नहीं आएगा। मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन को चीरते हुए 2 लाशें अंदर से बाहर आ रही थी। वो लाशें और किसी की नहीं बल्कि उस चोर और उस मांत्रिक की थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप कर देखता रहा। उठो चलो, आज फिर से एक नई लाश आई है। वो चोर उठा और अपने हाथों से उस नई लाश की कब्र खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद उसने लाश को बाहर निकाला। चलो अब इस पर पैर रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, फिर आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर मेरा अपमान किया था, इसलिए जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तुम ये सब करते रहोगे, क्योंकि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मुक्ति कब मिलेगी? मुझे और कितने दिन ऐसे लाशों के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये करना होगा। अब चलो, बात करने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इस लाश के ऊपर पैर रखो। सुबह होने से पहले हमें फिर से अंदर जाना है। चोर ने मांत्रिक की बात मानकर उस लाश के ऊपर पैर रखा। उसके पैरों के वही निशान उस लाश के कपड़ों पर आ गए। वो आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन दोनों का काम होते ही वो दोनों फिर से जमीन में चले गए और उस लाश को वहीं बाहर छोड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर बहुत डर गया और डर की वजह से वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे सबको इस रात के बारे में पता चल गया। लोगों ने वहां लाशों को दफनाना छोड़ दिया। इसकी वजह से मांत्रिक और उस चोर की आत्मा वहीं उस शमशान में भटकती रही। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूँ। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद
शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो। हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा। धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए। शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर,
मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई, शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया। खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है। अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात
सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है, पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा, कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी। तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा,
ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था, वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे, श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता।